हेलो फ्रेंड्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में और दूसरे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इस चीज़ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एंजाइम्स को किस आधार पे क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनका सीक्वेंस क्या है। तो इस तरह से एंजाइम्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज आपके सारे जो डाउट्स हैं एंजाइम क्लासिफिकेशन को लेकर के वो दूर हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। तो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एंजाइम क्लासिफिकेशन। देखिए, एंजाइम्स आप सभी को मालूम है बायो कैटालिस्ट है। बायो कैटालिस्ट का मतलब है कि जो किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं या उसको गवर्न करते हैं। आपको मालूम है एंजाइम्स जो होते हैं ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक खास बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो सभी के सभी रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई एंजाइम ए प्लस बी को मिलाकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है ए बी, तो जब हम ए बी को तोड़ेंगे तो वही एंजाइम की जरूरत आपको पड़ेगी। सपोज करें कि एंजाइम E1 की जरूरत यदि हमें सिंथेसिस में पड़ती है तो ए बी को तोड़ने के लिए भी आपको E1 एंजाइम की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो बहुत जगह कुछ एंजाइम कहलाते हैं सिंथेज या सिंथेसिस करने वाले एंजाइम, तो उसको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम भी एग्जैक्टली वही होंगे। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। चलिए आइए आप समझते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। आप सभी को मालूम है एंजाइम्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, कोई भी क्लासिफिकेशन आप करें, वॉट एवर बी द क्लासिफिकेशन, एवरी क्लासिफिकेशन नीड्स अ क्राइटेरियन। किसी ना किसी क्राइटेरियन की आपको एक आधार की आपको जरूरत पड़ेगी, एक बेसिस आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा एंजाइम के क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, जो इसका आधार है, वो क्या है बेटा? नेचर ऑफ रिएक्शन या टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन से। कौन सी रिएक्शन? विच द एंजाइम कैटालाइजेस। यानी कि जिस रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज कर रहा है वो रिएक्शन किस तरीके की है। क्या वो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन है? क्या वो ब्रेकडाउन रिएक्शन है? क्या उसमें किसी ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है? क्या उसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है? क्या उस रिएक्शन में आइसोमेरिज्म हो रहा है? तो इस तरह से बहुत सारे जो आधार हैं, इनके आधार पे, इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स कितने तरीके के होते हैं? 6 तरीके के। ये आपको नंबर याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये जो संस्था है इसके द्वारा जो एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, बहुत सिंपल वाला जो क्लासिफिकेशन है, उसके आधार पे एंजाइम्स की 6 कैटेगरीज है। कौन कौन सी है वो 6 कैटेगरीज, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। जो पहली कैटेगरी है एंजाइम्स की वो है ऑक्सीडो रिडक्टेस कैटेगरी। इनके बारे में डिटेल में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। दूसरे नंबर पर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है ट्रांसफेरेजेस। वो एंजाइम्स जो ग्रुप ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हाइड्रोलेजेस। ठीक है, जो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। जो आधार है वो वही है, रिएक्शन को कैटालाइज करना, किस टाइप की रिएक्शन है। चौथे नंबर पर जो कैटेगरी है वो है लाइएजेस। ठीक है। फिफ्थ जो कैटेगरी है वो कौन सी होनी चाहिए, जल्दी से जरा सोच करके आप लोग बताइए। ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस एंड आइसोमरेजेस, राइट। और सिक्स नंबर पर जो कैटेगरी आएगी वो क्या होनी चाहिए? अब इन पांचों को हमने जब पढ़ लिया तो एक ही कैटेगरी बचती है, दैट इज लाइगेजेस। ठीक है, लाइगेजेस का नाम तो आपने सुना होगा, बड़ा बहुत कॉमन एंजाइम है इस कैटेगरी का, डीएनए लाइगेज, आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये जो 6 कैटेगरी है इनका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए ऊपर से नीचे। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किंतु एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे को याद आ रहा है एक क्वेश्चन जरूर इस पर पूछा गया था। तो याद रखना है वो कौन सी, क्या सीक्वेंस इसका होगा। सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस। या तो आप याद कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि हम इसका कोई निमोनिक बना लें।
है ना। निमोनिक तो बहुत तरीके के होते हैं, निमोनिक से कोई बहुत सेंसफुल निमोनिक नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि आपको एग्जाम में याद दिला दे। एक मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑक्सीजन ट्रांसफर कर हाइड्रोजन लाया, इसलिए मतलब एक बंदा दूसरे से कह रहा है तेरे लिए मैंने क्या किया, ऑक्सीजन ट्रांसफर कर हाइड्रोजन लाया, इसलिए। ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्सीडो रिडक्टेस, वैसे ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसफरेजेस ट्रांसफर करके लाया, हाइड्रोजन हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं है, किंतु केवल निमोनिक है याद रखने के लिए। ठीक है, लाया से लाएज आपको याद आ जाएगा, इसलिए मैं इससे आपको आइसोमरेजेस याद आ जाएगा, और लिए से आपको एल आई याद आ जाएगा, है ना। तो विशेष रूप से कंफ्यूजन होगा आपको फोर्थ वाले में और सिक्स्थ वाले में, लाइजेज और लाइगेजेस में। वैसे भी ये कुछ मिलते जुलते से हैं, जब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेस को। ओके, तो अभी बाकी कैटेगरीज हम यहां से रब कर देते हैं और आपको बताते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेस क्या होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेस वो एंजाइम्स होते हैं जो किस तरह की रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, याद रखिए सबने पढ़ा होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। एक सब्सटेंस जो ऑलरेडी रिड्यूस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, दूसरे को, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जिसने दिए हैं वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई सब्सटेंस है ए, है ना, इसकी रिएक्शन हो रही है बी के साथ, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो क्या हो गया, ए खुद तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और बी क्या हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद रिड्यूस हो गया। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब कहलाती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऐसी ही होती हैं, जब आप क्रेब साइकिल पढ़ते हो तो वहां पर तो आपको सारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली नजर आएंगी। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेजेस। आपको मालूम है ऑक्सीजन का एडिशन हो ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन का निकलना हो, किसी चीज में से हाइड्रोजन बाहर आ रही है तो वो क्या है, वो भी ऑक्सीडेशन है। किंतु हाइड्रोजन किसी चीज में जुड़ जाए वो रिडक्शन है, या ऑक्सीजन उसमें से बाहर आ जाए तो वो रिडक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन के सेंस में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। क्रेब साइकिल की तो सारी रिएक्शन वैसी हैं, तो किसी एंजाइम के पीछे डिहाइड्रोजिनेज लगा हो, ठीक है, या फिर उसके पीछे क्या लगाओ, ऑक्सीजिनेज लगाओ। तो मैं केवल आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। चलिए अब इसको हम रब कर देते हैं और दूसरी कैटेगरी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो क्या है, ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस में जैसे ही आपको नाम से पता लग रहा है, इसमें कोई ग्रुप है या कोई भी ऐसी चीज जो ट्रांसफर हो रही है, हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट को, तो जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है, इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज करिए ये अमीनो ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसकी रिएक्शन होती है बी के साथ, ठीक है। तो क्या बना, इसमें क्या बनेगा, ए अलग हो जाएगा और जो ये अमीनो ग्रुप है ये ट्रांसफर हो जाएगा बी को, तो कंपाउंड बन जाएगा BnH2। अमीनो ट्रांसफरेजेस बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका, अमीनो ट्रांसफरेजेस। इसी तरह से हम दूसरा ले सकते हैं जिसमें हम फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे ए के साथ कोई फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कोई फॉस्फेट ग्रुप है और रिएक्शन हो रही है बी के साथ, तो क्या बन गया, ए अपना अलग हो गया और बी के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, फॉस्फोट्रांसफरेजेस, है ना। तो बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल हैं, इस तरह के सभी एंजाइम्स के पीछे मोस्टली ट्रांसफरेज ग्रुप, मतलब ट्रांसफरेजेस जो है वो सफिक्स के रूप में लगा रहता है। तो इससे आप आसानी से पहचान लोगे कि ट्रांसफरेजेस किस तरीके के एंजाइम्स हैं, ठीक है। जैसे ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, उसमें क्या होगा, किसी ग्लूकोज रेसिड्यू को या किसी कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं। अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हाइड्रोलेजेस की।
हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है बच्चों? हाइड्रोलाइसिस वो एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस को कैरी आउट करेंगे। हाइड्रोलाइसिस, इसमें दो वर्ड है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। ये बिल्कुल मत समझना कि पानी का ब्रेकडाउन। हाइड्रोलाइसिस से कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। इट इज नॉट द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ए सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर। जनरली बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रोटीन्स हैं या हमारे स्टार्च है यानी कि पॉलीसेकेराइड है, इवन डाइसेकेराइड्स हैं, ओलिगोसेकेराइड्स हैं, इवन फैट्स हैं हमारी, ये सब की जब सिंथेसिस होती है अपने मोनोमर्स से तो वाटर निकलता है। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज और ग्लूकोज को जब आप जोड़ते हो तो क्या होता है, इस रिएक्शन में एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और कंपाउंड क्या बन जाता है, डाइसेकेराइड यानी कि माल्टोज। इसी तरह से आप बहुत सारे एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जोड़ें तो यू विल गेट स्टार्च, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। इसी तरह से अमीनो एसिड्स जो हैं, अमीनो एसिड्स, उसको जब आप जोड़ोगे तो आपको प्रोटीन मिलेगी, उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो सोचो कि जब बनाया था तो वाटर बाहर निकला था, तो जब तोड़ोगे तो क्या पानी देना नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा ना, यानी कि यू आर ब्रेकिंग डाउन समथिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस और हाइड्रोलिसिस एंड दे आर कैरिड आउट बाय दीज एंजाइम्स। तो ये जो कैटेगरी ऑफ एंजाइम है हाइड्रोलिसिस, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यानी कि किसी बड़े बायोमोलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होने वाली जो रिएक्शंस हैं, डाइजेस्टिव रिएक्शंस, वो सब हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस हैं और ये सब एंजाइम्स जो होते हैं हाइड्रोलिसिस को कराएंगे। तो इनके तो सारे एग्जाम्पल आप लोग सब जानते ही हो, जैसे पेप्सिन है, जैसे एमाइलेज है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ट्रिप्सिन हो सकता है, इसी तरह से लाइपेज हो सकता है। तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं सब हाइड्रोलिसिस कैटेगरी में आएंगे। तो ये हो गई आपकी कैटेगरी नंबर 3। नाउ वी कम टू कैटेगरी नंबर 4, दैट इज लाइसिस। लाइसिस क्या है? ये एक बड़ी स्पेशल कैटेगरी है। इस कैटेगरी में क्या होता है कि हम दो कंपाउंड को जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, एबी बना रहे हैं। इनके बीच में कोई बॉन्ड बनाएंगे, सीसी बॉन्ड हो सकता है, सीओ बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो वो बॉन्ड्स हम बना रहे हैं, है ना। पर लाइस वर्ड का क्या मतलब है? लाइसिस से निकलता है, लाइस किसका मतलब है, तोड़ने वाला। तो याद करो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो एंजाइम किसी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा, वही एग्जैक्टली वही एंजाइम उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी करेगा, है ना। तो जब हम ए बी को तोड़ेंगे तो भी आपको इसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको लाइस कहते हैं। और जब हम इसको बनाते हैं तो इसी एंजाइम को, इस कैटेगरी को हम सिंथेस के नाम से भी जानते हैं, या इनको सिंथेसेस भी बोलते हैं। सिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि ये सिंथेसिस कर रहा है। लाइस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वही एंजाइम इसको तोड़ रहा है। याद क्या रखना है, क्योंकि एक वर्ड और भी है, याद रखिएगा, सिंथेटेज। सिंथेज और सिंथेटेज में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। वैसे बहुत छोटा सा फर्क है, किंतु वैसे बहुत बड़ा फर्क है। सिंथेटेज में हमेशा आपको एक एनर्जी इनपुट देना है विद द हेल्प ऑफ एटीपी या जीटीपी। ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं जिनके पास फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, एटीपी, जीटीपी या एडीपी इवन, तो वो जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे एंजाइम सिंथेटेज की कैटेगरी में आएंगे। इनको हम बोलते हैं लाइगेज। वो मैं आपको 6 कैटेगरी जो है उसमें पढ़ाऊंगा। यहां डिफरेंशिएशन था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको किसी एटीपी की जरूरत नहीं है, किसी जीटीपी की जरूरत नहीं है, किसी विशेष एनर्जी इनपुट की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा कोई आपको न्यूक्लियोटाइड नहीं लेना है जो हाई एनर्जी किसी बॉन्ड को आपको दे। तो बिना एटीपी जीटीपी के मदद के ये रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, ऐसे एंजाइम्स लाइजेस कहलाएंगे, ठीक है। इनको सिंथेज बोलेंगे, सिंथेटेज नहीं बोलेंगे। एक तरफ हम सिंथेज बोल रहे हैं, एक तरफ लाइज बोल रहे हैं। रीजन आपको क्लियर हो गया होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला। चलिए, अब जो हमारी कैटेगरी है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, 5th कैटेगरी, दैट इज
आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस में क्या होता है बच्चों? आइसोमर बन रहा है। आइसोमर आप लोगों को मालूम है कि दो सब्सटेंस हैं ए या बी, एक दूसरे के आइसोमर है। इसका मतलब क्या है कि उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ एटम्स सेम है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उनका डिफरेंट है, तो कंपाउंड अलग अलग हो जाएगा, है ना। बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस में आपको देखने को मिलता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना, और इसका आइसोमर क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, आपको मालूम है। तो एक दूसरे को में आइसोमर बनाते रहते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं, चेंज होते रहते हैं। ऐसे एंजाइम्स क्या कहलाते हैं? आइसोमरेजेस। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए इसको, हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये कोई हमारा रिएक्टेंट है और ये इस पर ऐसे है, आइसोमर एंजाइम का हमने इस्तेमाल किया, तो ये एंजाइम कैसे हो गया? ये स्ट्रक्चर है, ये यहां आकर के लग गया, कुछ भी बाहर नहीं निकला, कुछ भी अंदर नहीं आया, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हो गया। तो जिससे क्या है ना, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में बदल गया, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ऐसी सारी रिएक्शन कहलाती हैं आइसोमरेजेस। बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आप लोगों को यह बताया था ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपको जो देखने को मिलता है। अब आते हैं बेटा हमारी जो 6th कैटेगरी है, जो लास्ट कैटेगरी है, जिसके बारे में काफी कुछ अभी बता भी चुका हूं, वो है लाइगेजेस। लाइगेजेस में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? लाइगेज वर्ड का मतलब है, लाइगेज जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? जोड़ना, यानी कि दो चीजों के बीच में टांका लगाना, उनको फिक्स करना, उनको एक दूसरे से मिलाना। बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज में क्या होता है? वैसे तो नॉर्मल जो सिंथेसिस है वो डीएनए पॉलीमरेज करता है, किंतु दो डीएनए के जो टुकड़े हैं, जैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको बीच में बॉन्ड लगाने के लिए आपको डीएनए लाइगेज चाहिए। और हमेशा हमेशा किसकी मदद आपको लेनी पड़ेगी? एटीपी की। ठीक है, एटीपी, जीटीपी, इस तरह के जो हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो आपको फॉस्फेट ग्रुप दे सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप तो अलग हो जाएगा बट एनर्जी दे सकते हैं, और उस एनर्जी से बॉन्ड की सिंथेसिस होगी। तो ऐसे वाले जो एंजाइम्स हैं वो कहलाएंगे लाइगेज। तो आई थिंक लाइगेज और लाइएज में आपको फर्क बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लाइगेज को हम सिंथेटेज भी बोलते हैं। आपने कभी कभी पढ़ा होगा एटीपी सिंथेज और एटीपी सिंथेटेज, वहां पर भी फर्क है, वहां पर भी फर्क है। सिंथेटेज जब भी होगा तो एनर्जी इनपुट आपको मिलेगा एटीपी फॉर्मेशन के लिए, है ना। और जब डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, हाइड्रोजन का जो ट्रांसफर है उसके द्वारा, ऐसा बहुत सारी जगह पर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में होता है, वहां पर एटीपी सिंथेस की हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए अभी आप कंफ्यूज मत करिए, केवल इतना याद रखें, लाइगेजेस में आपको एटीपी, जीटीपी जैसे न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी, लाइज में नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल इसका डीएनए लाइगेज। तो इस तरह से मुझे लगता है आप लोगों को सारा एंजाइम्स के ऊपर एकदम क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, आप लोग लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट होना चाहिए। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।